नोएडा के 17 अप्रैल को 46 वर्ष पूरे हुए। नोएडा की स्थापना से लेकर आज तक नोएडा ने विकास के कई चरण देखे हैं। नोएडा में लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, लेकिन नोएडा में लोगों को बहुत शिकायतें भी हैं। इन्हीं सब बातों के लिए आज स्थापना दिवस के दिन हम बात करेंगे इन मुद्दों पर। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस पैनल में आज उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पूर्व आईएएस ऑफिसर और ग्रेटर नोएडा के फाउंडर चेयरमैन श्री योगेंद्र नारायण जी हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीता वाजपेयी जी हैं। ये भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग आते हैं नोएडा की 46 वर्षों की यात्रा पर। सबसे पहले मैं योगेंद्र नारायण जी को ला रहा हूं। योगेंद्र जी, आपने इस शहर को बसते हुए देखा है। मैं आपका एक परिचय और देना भूल गया कि आप यहाँ की सबसे बड़ी संस्था नोएडा लोकमंच के अध्यक्ष भी हैं। करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोएडा की जो विस्तार की ये कहानी है, कैसे ये बना। लोग कहते हैं ये पेरिस बनाने की परिकल्पना थी, तो आपने जो देखा है थोड़ा सा मुझे इस पे ब्रीफ दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1976 में जी मैं भी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी था, और जिस समय ये परिकल्पना की गई कि नोएडा स्थापित किया जाए, जी उस समय ये था कि बहुत से उद्योग जो दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में स्थापित हुए थे, जी जी उनको भी हटाया जा रहा था। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त जी, उन्होंने सोचा कि इतने उद्योग आ रहे हैं, वहां से हटाए जा रहे हैं, तो उनको यहाँ स्थापित किया जाए। तो वो जमीन लेना शुरू किया गया 1976 में। तो शुरुआत तो इसी तरह हुई कि औद्योगिक शहर बनेगा, औद्योगिक नगर बनेगा, पर हल्के हल्के ये भी परिकल्पना करना शुरू हो गए कि यहाँ जब उद्योग लगेंगे तो रहने के लिए लोग कुछ जगह भी बननी चाहिए, घर भी बनने चाहिए, पार्क्स भी बनने चाहिए, स्कूल्स भी आने चाहिए बच्चों के लिए। तो उसका ये सेकंड स्टेज ऑफ एवोल्यूशन हुआ। पहले हुआ लैंड एक्विजिशन और जो इंडस्ट्रीज हटाई गई थी दिल्ली की, उनको स्थापित करना। तो जी जी दूसरे फेज में ये हुआ कि जो लोग अब रहने लगे हैं, उद्योग जिन्होंने लगाए, उनकी सुविधाएं भी देखी जाए। तो ये सब आपकी जो सड़कें हैं, जो आपके स्कूल स्थापित किए गए और आपके हॉस्पिटल स्थापित किए गए, इस उद्देश्य से किया गया। जी जी और तीसरा स्टेज जब आया कि जब ये स्टेबलाइजेशन हो गया इसके इस स्टेज तक, तो ये जी हुआ कि अब इसको एक एजुकेशन हब भी बनाया जाए, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाह रही थी। जी तो ये हुआ कि थर्ड फेज में उसको एजुकेशन हब बना दिया गया। जी और आज देखेंगे आप कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ आ गए हैं जो टॉप क्लास के हैं। जी जी बहुत सी यूनिवर्सिटीज आ गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जी जी सबसे पहले एमिटी यूनिवर्सिटी आई, फिर और भी यूनिवर्सिटीज आना शुरू हुआ। तो इस तरह से ये एक थर्ड फेज था डेवलपमेंट का। जी 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 अब फोर्थ फेज में अब जो कहूंगा वो ये है कि एक कल्चरल सेंटर जी जी की भी परिकल्पना की गई कि इसको एक कल्चरल सेंटर बनाया जाए। यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है, एवं जो बाहर से हम कलाकार बुला सकते हैं, और एक कल्चरल यहाँ पर वातावरण पैदा किया जाए, ये फोर्थ स्टेज है। और आप जी जी देखेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे फ्लाईओवर्स के जितने पिलर्स हैं, जी सब जी में पेंटिंग्स कर दी गई, हर एक पिलर में हाँ कितना सुंदर लगता है। जी जी लाइटिंग इतनी अच्छी हो गई है। तो जी जी और फिर आपका जो स्वच्छ अभियान जो समय समय पर चलता है, वो कितना उसका एक विकास हुआ कि जो शौचालय बने जगह जगह, जी जी फ्री यूरिनल्स बने। जी जी तो इस तरह का भी एक स्वच्छ वातावरण में नोएडा की कोशिश की गई कि नोएडा को स्वच्छ वातावरण में रखा जाए। तो जी ये जी 4-5 स्टेजेस हैं जो मैंने देखी हैं जब से मैं
नोएडा में स्थापित हुआ और मुझे जी बहुत अच्छा लगता है। लाइटिंग भी अच्छी है, सड़कें भी अच्छी हैं, आपकी मेट्रो आ गई, कितना जी जी बड़ा जी। विकास हुआ मेट्रो से। ठीक है सर, जी जी जी, तो मैं अब आपको, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ बहुत सर अच्छा आपको। लगता जी जी जी। मैं इस पूरे परिचर्चा में अब राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे, एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पे, योगेंद्र जी ने बताया कि नोएडा का फेज डेवलपमेंट फेज वाइज किस तरीके से हुआ। एक पत्रकार की नजर से आपने जो नोएडा में देखा बीते सालों में, आपको क्या लगता है? दरअसल योगेंद्र जी के समक्ष मेरी जानकारी तो कम होगी ही, क्योंकि वो जी जी शासन और प्रशासन के बड़े ओहदों पर रहे हैं और बहुत ही हाँ हाँ वरिष्ठ हैं। और उससे जी अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। जी 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 तो उन्होंने जो बताया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन नोएडा के विकास की शुरुआत में जी शायद नगर नियोजन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम्म, इसका फेज 1 पूरी तरह जी कंजेस्टेड हो गया। हाँ हाँ मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। जी। इसका फेज 1 बुरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है, जी 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 जिसे प्राधिकरण की इच्छा शक्ति ना होने के कारण उसे मुक्त नहीं कराया जा सका है। हम्म, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छा शहर बसा, हमें गर्व है अपने नोएडा पर। जी जी लेकिन यदि कोई व्यक्ति बाहर से आवे तो हम्म, उसे एक गिलास पानी मिलना मुश्किल है बगैर खरीदे। जी ये बड़ी समस्या है कि कहीं पर भी पानी की व्यवस्था, मतलब मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। शहर का सौंदर्यकरण हो रहा है, ऋतु माहेश्वरी जी ने हाँ बिल्कुल हाँ काया पलट कर दिया। यदि कोई 3 वर्ष पहले यहाँ आया होता और वो आज आएगा तो उसे बिल्कुल शहर दूसरे रूप में नजर आएगा, बहुत सुंदर हो जी जी गया है। हम्म लेकिन अतिक्रमण की समस्या है, हम्म पेयजल की समस्या है। हम्म दूसरी बात यह है कि बीच बीच में जब सरकारें आई तो जैसे अमर सिंह जी थे एक समय सर्वे सर्वा यहाँ पर, तो हम्म, उन्होंने यहाँ पर नोएडा के स्लोगन में जुड़वा दिया, ग्रीन नोएडा, क्लीन नोएडा, सिक्योर नोएडा। जी लेकिन अपराध की स्थिति, वैसे तो औद्योगिक शहरों में हाँ अपराध हाँ होना एक हिस्सा है उसका, हम्म लेकिन कमिश्नरेट बनने से थोड़ा सा ठीक भी हुआ है। हम्म परंतु यहाँ की जो स्लम एरियाज हैं, हम्म उनकी वजह से, वो स्लम एरिया शहर की जरूरत भी है, ऐसा नहीं है कि उनके हम्म वो अनावश्यक हैं, उनसे हम्म शहर चल रहा है। हम्म लेकिन उसकी वजह से अपराध भी यहाँ पर काफी है। हम्म और कई बार ऐसा लगता है कि एकदम से बाढ़ आ जाती है वारदात की। जी ये जी सब चीजें हैं। लेकिन ये सही बात है कि नोएडा शहर बसा, इसीलिए ग्रेटर नोएडा शहर बसा, और उसके हाँ बाद हाँ यमुना एक्सप्रेसवे शहर बस रहा है। ये जी जी क्रम जी है जो हाँ इधर हाँ से दिल्ली से शुरू होकर हमारा एक लंबी विकास यात्रा शुरू हो गई। ठीक है। मैं राजेश जी आपको रोक रहा हूँ यहाँ। मैं नीता जी को ला रहा हूँ। नीता जी, आप यहाँ व्यापार मंडल से जुड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हैं, और नोएडा की विशेषता ये रही है कि जब से नोएडा बना है, इसमें अधिकतम समय भाजपा से ही सांसद और विधायक रहे हैं। तो व्यापार के प्रोस्पेक्ट से, चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका वर्जन क्या है इन 46 सालों का? मैं लास्ट 20 ईयर्स से यहाँ पे नोएडा में हूँ। अभी मुझे 20 जी जी साल हो गए नोएडा में। जी 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 20 साल हो गए और मैंने इसको डेली प्रोग्रेस हम्म, करते हुए देखा है। जी जी और जी मैं बीजेपी का ठीक है हूँ, बीजेपी की हूँ हम्म और हूँ और उसको मानती भी हूँ। उनके सारे रूल्स रेगुलेशन जो हैं उनको भी देखती हूँ और अच्छे से फॉलो होते हैं। अभी जैसे सर ने बोला कि क्राइम की बात, लेकिन सर हम्म मैं बोलूँ लास्ट जो 20 साल पहले की मैं सोचूं, आप देखो क्राइम में हम्म बहुत बहुत नीचे आया है। अभी क्राइम वो हम्म नहीं है जो पहले हुआ करता था। मेरे कुछ हम्म जानने वाले लोग व्यापारी हैं जो वो कहते हम्म थे कि जब हम लोग 71 या किसमें आए थे तो लोग बोरे में पैर रख के बोलते थे कि इतना रुपया हमें दे दो, हम्म इतना रुपया हमारा हिस्सा दे दीजिए, फिर आप व्यापार करिए।
वो धीरे धीरे चेंज होता गया है। आज नोएडा में देखिए, नोएडा कितना अलग है, डिफरेंट हो गया है। सड़कें देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, स्कूल्स देखिए, पार्क देखिए। एक सिर्फ आप शाम को पार्क में जाइए या मॉर्निंग में, तो पार्क का पूरा हर पार्क का कायाकल्प हो गया है, आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कभी भी जाइए, बच्चों के खेलने की जगह, सड़कें इतनी अच्छी हैं, कहीं भी कूड़ा आपको नहीं मिलेगा जो रोड साइड कहीं कूड़ा मिले, ये सब चीजें नहीं है। बहुत सारा काम हो रहा है। साथ में एक सबसे जो ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं, ग्रीनरी थोड़ी कम होती जा रही है। जो हरियाली है ना, वो थोड़ी कम होती जा रही है। उस पर हमें सोचना होगा कि थोड़ा सा इसको हम और सुंदरता में ये सबसे पहले आता है। ठीक है मैम, ठीक है। मैं जी मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं योगेंद्र नारायण जी को फिर से ला रहा हूँ। योगेंद्र जी, अब माइक ऑन कर लीजिए सर। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ सर। हाँ, मैं एक अधिकारी के नजरिए से जो आपने बताया, लेकिन आप उसके साथ साथ नोएडा लोक मंच चला रहे हो। नोएडा लोक मंच शहर की लगभग 25 साल पुरानी संस्था है, जिसने नोएडा के विकास में क्रमवार जो है अपनी जिम्मेदारियां और अपने सजेशंस दिए हैं, और आप इस संस्था के लगातार सहयोग में रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो जैसे शमशान या आपका जो कब्रिस्तान बने, ये नोएडा लोक मंच संभाल रही है। नोएडा लोक मंच सरकारी स्कूल संभाल रही है, लाइब्रेरी संभाल रही है, जो इस तरीके के सजेशंस हैं। इसके अलावा लेकिन जो स्लम एरिया है नोएडा में, जिसकी हम जब भी बात करते हैं कि नोएडा का जब विकास हुआ, जिस पॉइंट को राजेश जी भी उठा रहे थे कि जब पहले फेज में नगर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो शायद हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जो अब समस्या है, इसको नोएडा, अब आप रिटायर्ड हैं, नोएडा लोक मंच के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सही बात है कि स्लम एरियाज जगह जगह आपको अब भी मिलते हैं। जी। और अब जो ध्यान जाना चाहिए प्रशासन का या नोएडा अथॉरिटी का, वो ये होना चाहिए कि स्लम एरियाज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे दिल्ली में भी हो रहा है। जी। स्लम एरियाज को हटाना कोई सलूशन नहीं है। स्लम एरियाज को उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, बिजली, पानी, सड़कें, वो बात आ गई। क्योंकि आप हटाएंगे तो उसमें दिक्कत होएगी स्लम वालों को। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अब जो कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो खामियां रह गई हैं। देखिए, जैसे जैसे देश विकास करता है या कोई भी शहर विकास करता है, तो कुछ लोग तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। और जो नया प्रशासन आता है, उसको हरदम ये सोचना चाहिए कि क्या चीजें रह गई हैं, क्या कदम अभी हमें उठाने हैं। हर एक, जैसे आप राष्ट्र स्तर पर भी देखेंगे, सरकारें आई, बहुत काम किया, और जहाँ खामियां रह जाती है फिर दूसरी सरकार आती है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड कर अब हमें ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। मैं इधर, आपको ये भी कहा गया कि पीने का पानी की समस्या है और अन्य चीजों की समस्याएं जो आपने अभी जिक्र किया, ये सही है कि यहाँ का जो पानी है वैसे भी खरा पानी है थोड़ा नोएडा का। आपकी चाहे एयर कंडीशनर्स हो चाहे फ्रिजेस हैं, यहाँ के जो गैस निकलती है या कुछ पानी का है, प्रॉब्लम है। अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर ही एनजीओ की एक्टिविटी बढ़ जाने की, एनजीओ एग्जैक्टली। अब हमने देखा हमारे जैसे घर के सामने टैक्सीज खड़ी होती है, ठेले वाले खड़े होते हैं, और गर्मी में तो हमने नोएडा अथॉरिटी से अनुरोध किया कि आप यहाँ प्याऊ बना दें, और उन्होंने प्याऊ बना दिया। अब लोग यहाँ आते हैं, विकसित पानी पीते हैं और चैन से चले जाते हैं। इसी तरह अब सिटीजन एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिटीजन्स, एनजीओ जो हैं, जो भी कमताइयां रह गई, क्योंकि देखिए जब प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करता है तो जो उसकी सोच में समस्याएं हैं वो उन पर ध्यान देता है, पर जो नागरिक है, जो आम नागरिक है, वो जो देखता है समस्याएं, तो एनजीओ को भी आगे आना चाहिए, एक्टिविस्ट को आना चाहिए, और इन समस्याओं को हल निकालना चाहिए। तो आई वुड एनकरेज एनजीओ एक्टिविटी। मेरा सुझाव ये कि एनजीओ को प्रमोट करिए, एनजीओ की बातें सुनिए, कंसल्टेटिव कमिटीज बनाई। अब जैसे मैंने
देखा है बड़ा अच्छा। हमारे सेक्टर 61 में अब उन्होंने वेंडर जोन्स बना दिए। जी पहले जो है जगह जगह ठेले लगे रहते थे, अब नोएडा अथॉरिटी ने वेंडर जोन। तो हर एक समस्या का एक सोल्यूशन है। और अब हमारा ध्यान हमारे प्रशासन का उस ओर भी ज्यादा जाना चाहिए। अब गांव के विकास के भी अभी अब मैंने देखा नोएडा के जो बजट जी पास हुआ है उसमें गांव के विकास के लिए भी काफी बिल्कुल धनराशि दी गई है। तो हल्के हल्के ऐसी समस्याएं जो सामने आएंगी उसमें अब मैं थोड़ी देर और लेना चाहूंगा। अब जी हम जी लोगों ने हमारी एक और संस्था है जो हर जी साल एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी कॉन्क्लेव करती है। एग्जैक्टली सर, NYRF। हर साल हम लोग बैठक करते हैं जी जिसमें हाँ NGY कॉन्क्लेव। जी जी तो जी उसमें जी तीनों अथॉरिटीज के ऑफिसर्स आते हैं और हम सभी नागरिकों को आमंत्रित करते हैं जी कि सर आमने सामने बात करिए। एक जी डायलॉग होना चाहिए आम आदमी के साथ। जी तो उसमें भी बहुत सी समस्याएं सामने आ जाती हैं और नागरिकों को भी जानकारी हो जाती है कि अथॉरिटीज क्या कार्रवाई की है। तो एक जी सर कांस्टेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है, जी ये मैं महसूस करता हूँ। ठीक है थैंक सर। यू। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, जो योगेंद्र नारायण जी कह रहे हैं कि अब NGO या एक्टिविस्ट का काम इसमें शहर में स्टार्ट हो गया, क्योंकि 40 साल एक ऐसा फेज होता है जिसके बाद हम अपने सामाजिक जीवन को मान लेते हैं कि हमने अपने 2 फेज पूरे कर लिए या एक फेज पूरा करके दूसरे फेज में हम आ गए हैं। तो ऐसे ही किसी शहर के विकास में भी होता है। आपको क्या लग रहा है, जो बात चल रही है कि लोग अब एक्टिविस्ट आए या NGOs आए और अथॉरिटी के साथ पार्टिसिपेट करें, कहाँ तक सही है ये? नहीं, दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना या जितनी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उनमें जनप्रतिनिधियों को कोई स्पेस नहीं दिया गया। इसी प्रकार जो NGOs हैं या एक्टिविस्ट हैं, जी जी वो आपका वॉइस म्यूट हो गया। हाँ वो उनके लिए कोई स्पेस निर्धारित नहीं किया गया है कि हम उन्हें जोड़ें। प्राधिकरण ने ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाया है। प्राधिकरण अपनी तरफ से NGOs को, एक्टिविस्ट को, जो लोग जन सुविधाओं में सहयोग देना चाहते हैं उनको आमंत्रित करे। इससे को जन समस्याओं का भी पता चलेगा और उनका समाधान निकालने में भी आसानी होगी। लेकिन इन प्राधिकरणों का, योगेंद्र नारायण जी तो स्वयं यहाँ फाउंडर चेयरमैन भी रहे हैं, तो इनमें उसका प्रावधान ही नहीं रखा गया है कि कोई जनप्रतिनिधि का कोई स्थान होगा। किसी जनप्रतिनिधि का स्थान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्राधिकरण थोड़ा सा मनमाने तरीके से भी काम करते हैं। मेरा जो 30 साल का लगभग अनुभव है प्राधिकरणों के साथ, वो एक तरह तानाशाह की तरह काम करते हैं। वो बहुत अच्छा करें तो करें, अच्छा ना करें तो सुनते नहीं। इससे NGO के लिए कहाँ स्पेस मिलता है। मैं नोएडा लोकमंच का प्रशासक रहा हूँ 1.5 वर्ष के लगभग। वहां पर मैंने देखा कि हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जो अंतिम निवास है, वहाँ की छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बड़ा प्रयास करते थे, तब जाकर वहां पर होता था, जबकि वो प्राधिकरण का ही प्रोजेक्ट है, केवल नोएडा लोग संचालित करता है और वो पूरे शहर की आवश्यकता है। तो योगेंद्र नारायण जी ने अथॉरिटी को बोला और उन्होंने एक जगह प्याऊ बना दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन पूरा शहर, यहाँ पर कोई भी आने वाला, कोई मुसाफिर एक गिलास पानी के लिए महरूम हो जाता है, केवल वो पैसे खर्च करके पानी पी सकता है। जी 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 अब मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं योगेंद्र जी को दोबारा ला रहा हूँ। सर एक बार माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपने सवाल योगेंद्र जी से ही किया है, काउंटर मैं उनसे ही लूंगा। योगेंद्र जी, मैं इसमें इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो राजेश बैरागी जी कहना चाह रहे हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो या यमुना हो, ये तीनों अथॉरिटी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हैं, और इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक होते हैं, इनका या सांसद होते हैं, इनका कोई रोल होता नहीं है नीतियां बनाने में। और इसी क्रम में यहाँ पर लगातार ये भी डिमांड उठती है कि भाई नोएडा को नगर निगम बना दो। जब नेताओं का कुछ नहीं बस चलता, तो वो इस बात पे आते हैं कि कुछ नहीं करो तो इसको नगर निगम बना दो ताकि हमारी कुछ चले।
क्योंकि ये जो तानाशाही वाला रवैया है, ये ऐसा है जैसे आपने कहा वेंडर जोन बना रहे हैं हम लोग। लेकिन हम सब जानते हैं कि नोएडा में पैरेलल अतिक्रमण एनक्रोचमेंट, जिसमें जो गांव की जमीन पे जैसे सेक्टर 104 के बाहर हम देखते हैं बहुत बड़ा मार्केट डेवलप हो गया, लेकिन वो पूरा का पूरा इलीगल है। कांग्रेस के एक नेता हैं यूके भारद्वाज, वो लगातार उसको कई सालों से उठा रहे हैं। ये चीजें उठती नहीं है। या मैं इसको एक और सवाल के थ्रू लाऊं, मैं जरा सा इंटरप्ट करूंगा। जी जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट बैरागी जी, मैं सवाल इनको पूरा कर दूं, फिर आपको मैं दोबारा लूंगा। या जैसे मैं एक बात कहूं कि जो 40 साल हो गए हैं, तो जो नोएडा के पुराने सेक्टर हैं वहां पर अब रीडेवलपमेंट या उसका रिकंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। यहाँ ये जो बेस लाइन है कि जो आप बात करें कि एनजीओ की एक्टिविटी हो और अथॉरिटी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को स्पेस दे, या जो आरडब्ल्यूए एओए बनी है उनको उस तरीके से फैसिलिटेट करे कि उनका इनपुट ले सकें। तो मैं इस पूरे सवाल को बैरागी जी के साथ मर्ज कर रहा हूं, उनके सवाल के साथ, कि कैसे नोएडा अथॉरिटी इन सबको अपने साथ स्पेस दे ताकि लोगों की जन समस्याएं हल हो सकें। ये जो समस्या राजेश जी ने उठाई है बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि ये सही है कि जो ग्रेटर नोएडा या नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट है, जी, उसमें ये सही है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं तो उसमें जनप्रतिनिधियों का बाय नेम नहीं रखा गया। और इसमें ये प्राविधान है कि सरकार, राज्य सरकार 4 मेंबर्स को नामांकित कर सकती है। अच्छा, ये है प्राविधान, पर ये सही है कि पिछले 40 साल में किसी को नामांकन नहीं किया गया। अब ये जो मांग राजेश जी ने उठाई, आपने उठाई है, अगर हम लोग इसकी मांग करें कि राज्य सरकार द्वारा जो एनजीओज हैं या एक्टिविस्ट हैं या आपके जनप्रतिनिधि हैं उनको नामांकन किया जाए, तो ये है प्राविधान है एक्ट। और यही हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनको बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, इसकी मांग करनी पड़ेगी। आप टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं या यूट्यूब को, आपको भी मांग करनी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को, अभी जो शुरू किया है इन्होंने नोएडा प्राधिकरण ने, वो आरडब्ल्यूएस या फोरनवा है, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस, इनको शुरू किया। आरडब्ल्यूएस को पैसा भी देती, नोएडा अथॉरिटीज फाइनेंस भी करती है कि आप अपनी एक्टिविटीज चलाइए और हमें अवगत कराइए क्या क्या समस्याएं हैं। और फिर इन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग किया है तीनों अथॉरिटीज ने, चाहे वो सफाई के लिए हो, चाहे वो आपकी जैसे समस्याएं हैं, एक जो निर्धारित टेलीफोन नंबर्स हैं, आप वहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अगर काम ना हो तो आप हायर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। हमें मुझे लगता है ये है कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए जहां तक इसका सोशल मीडिया का है, और आपका जहां शिकायतें दर्ज करने की बात आई है, तो ऐसी चीजों में या तो प्रेस करे, एनजीओज करें, लोकल एक्टिविस्ट करें और आरडब्ल्यूएस करें। और आरडब्ल्यूएस मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से बड़े एक्टिव हो गए हैं और समस्याएं, रेजिडेंट एसोसिएशंस की समस्याएं को उठाते रहते हैं। नोएडा अथॉरिटी की जो टीम है, एटलीस्ट वर्तमान टीम है, बहुत ही उनकी सुनवाई भी करती है और फिर अपना जवाब भी देती है। अच्छा, तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन, ये सही है कि एक्ट में प्राविधान है पर नामांकन नहीं हुआ है जनप्रतिनिधियों का या किसी भी एनजीओ का। तो ये मांग प्रजातंत्र है, हम लोग मांग कर सकते हैं और करना चाहिए कि हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी नामांकन करना चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है। ठीक है सर, मैं अब इसको डिबेट को कंक्लूजन में लाऊंगा। 1-1 मिनट में आप सबसे लूंगा। 1 मिनट में सर ऐसे कौन से, अच्छा योगेंद्र जी का शायद अभी कैमरा ऑफ हुआ है। राजेश जी 1 मिनट दूंगा मैं आपको, ऐसा कौन सा 2 सजेशन है जो आप देना चाहेंगे, जल्दी से आप इसको पूरा कर दीजिए, नोएडा में जो होने चाहिए। मुझे लगता है कि प्राधिकरण को
दो चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक अतिक्रमण को ठीक करे और जी। दूसरा 15 वर्षों से ज्यादा समय से अथॉरिटी स्लम वालों को स्लम के जो निवासी हैं उनको पुनर्वासित करने के प्रयास में लगी हुई है। सेक्टर 122 में हजारों मकान बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो दो बातें हो गई। एक जी 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 नीता जी, दो बातें जो आप चाहती हैं कि नोएडा स्थापना दिवस पर आपकी तरफ से नोएडा अथॉरिटी विशेष ध्यान दे। एक तो जैसे एनजीओ को ऑफर करना चाहिए, नोएडा अथॉरिटी को एनजीओ को ऑफर करना चाहिए, जो सर ने बोला पानी के लिए या जो भी डेली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एनजीओ को प्रॉपर ऑफर करे, उनको एनरोल करे, उनको काम दे कि आप ये ऐसे एक गाइडलाइन बना के काम दें। और सेकंड थिंग है ग्रीनरी हमारी जो है उसको मेंटेन किया जाए। ग्रीन नोएडा होगा तभी शायद हेल्दी भी हो और सभी सुरक्षित भी होंगे। तो ये दो चीजें हैं मेरी तरफ से कि नोएडा अथॉरिटी को ऑफर करना चाहिए एनजीओस को एक गाइडलाइन बना के, और दूसरा कि ग्रीनरी को मेंटेन रखना चाहिए, एकदम कंक्रीट के जंगल ना दिखे हमें। ठीक है सर, आपकी तरफ से कोई दो बातें जो अब आप नए सजेशन देना चाहते हो। जो आपने किया है वो तो एक है, पीछे हिस्ट्री हो गई है, वो तो 2 पॉइंट कोई से भी सर, 30 सेकंड। देखिए, प्रजातंत्र में जितने एक्टिव नागरिक हो जाएंगे उतना ही एक्टिव प्रशासन होगा। जी जी जी। तो सिटीजन्स एक्टिविटी, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जी, उस पर मैं एम्फोसिस करूंगा, क्योंकि आम नागरिक को ही मालूम है कि क्या समस्या है। प्रशासन जो बैठे रहते हैं लोग, वो समझने की कोशिश करते हैं और करते भी रहते हैं, हल्के हल्के जो भी प्रोटेस्ट आती हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कहने के लिए, पर सिटीजन को एक्टिव होना चाहिए। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जो अगर मैं अभी परसों मैं आपको बताता हूँ जी सर, आपका वॉइस कट रहा है। गुड़गांव गया जी, और मैंने अपने नोएडा में जितनी ग्रीनरी है जी जी, वो गुड़गांव में नहीं है। और ये आप ठीक कह रही हैं कि वो ग्रीनरी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हमारा यूएसपी नोएडा का है। जी 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 जी। बट सर गुड़गांव से जब हम तुलना जब हम गुड़गांव से तुलना करते हैं तो गुड़गांव आज भी जो है ऐसा लगता है कि आप किसी एक बहुत महंगे शहर में हैं। नोएडा में ये थोड़ी फीलिंग कम हो जाती है। नहीं, अच्छा है, महंगे शहर की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये सही बात है। क्या खराबी है? ये तो आम आदमियों के शहर होना चाहिए। गुड़गांव तो इंडस्ट्रियलाइज, इसका समर्थन करता हूँ, आम नागरिक के लिए बना है ये नोएडा। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये महसूस करें। जैसे लोग कहते हैं कि सर पेरिस बनाना था और पेरिस से जो है वापस एक लोकल शहर बनता जा रहा है। ठीक है सर, मैं आप सभी लोगों जी जी हर एक शहर या हर एक देश के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग हैं। जी जी। पेरिस बनाना अब हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें तो स्वच्छ साफ शहर बनाना है और इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन एस्पेक्ट से बनाना है, भारतीय दृष्टिकोण से बनाना है। कोई पेरिस बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। ठीक है बिल्कुल। मैं इस परिचर्चा को आज यहीं विराम देता हूं। हम लोग और भी आगे बात करेंगे योगेंद्र सर से, क्योंकि इनके अनुभव का लाभ हम आगे चर्चाओं में लेते रहेंगे। आज के नोएडा स्थापना दिवस के इस अवसर पर इस परिचर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, तो नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार।